A very good morning and welcome back to your own channel. I am Dr. Alok Purohit, your health coach. हमने अपने पिछले वीडियो में इस डिस्कशन की शुरुआत की थी कि हम डायबिटीज़ का रिवर्सल किन अप्रोचेस से कर सकते हैं, और डायबिटीज़ को अगर हम ये मानें, स्पेशली टाइप 2 के बारे में मैं बहुत स्पेसिफिकली ये बात कर रहा हूँ, अगर हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में अगर जानना चाहें तो हमारे पास आमतौर पर जो सबसे प्रचलित अप्रोचेस हैं वो 3 अप्रोचेस हमारे सामने एज एन ऑल्टरनेटिव होती हैं। आज के एपिसोड में हम उन्हीं अप्रोचेस के बारे में आपसे बात करेंगे। ये एक स्ट्रैटेजिक डिस्कशन है जिसमें हम सिर्फ उन अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स के बारे में बात करेंगे जिनको आप अपना सकते हैं, और ये आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप डायबिटीज़ के बारे में अब हमारे पिछले कुछ एपिसोड्स देखें तो आप पाएंगे डायबिटीज़ एक ऐसी लाइफस्टाइल कंडीशन या एक ऐसी डिजीज़ है जो वैसे तो प्रोग्रेसिव होती है, लेकिन अगर उसका डिटेक्शन आप समय से करते हैं और उसमें अच्छी स्ट्रैटेजीज़ के साथ इंटरवेंशन करते हैं तो आप बहुत हद तक उसको बहुत सटीक तरीके से आप मेंटेनेंस भी कर सकते हैं और बहुत सारे केसेस में रिवर्स हो सकती है। आपने ये भी जाना होगा कि डायबिटीज़ बेसिकली एक कंडीशन होती है जिसमें बॉडी ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में लगातार फेल होती है। वो मेटाबॉलिज्म में फेल हो सकती है या तो हमारे इंटेक के एक्सेस होने की वजह से या हमारी बॉडी की लिमिटेशन की वजह से। फॉर एग्जांपल, हमारी बॉडी में इंसुलिन का कम निकलना या बहुत सारे फैट का डिपोजिशन। आमतौर पर टाइप 2 डायबिटीज़ में बिकॉज इट इज़ ड्रिवन बाय इंसुलिन, जो कि एक लाइफ सेविंग हार्मोन है, हमारी लाइफ लाइन है, लेकिन अगर उसी का एक्सेस हमारी बॉडी में होता है तो वो बहुत सारा फैट डिपोजिशन करता है, और वो फैट डिपोजिशन हमारे सारे प्रोडक्टिव टिश्यूज़ के आसपास हमारे उन बॉडी पार्ट्स में जहाँ पर उसको नहीं होना चाहिए वो लगातार जमा होता है, और वहीं से शुरुआत होती है टिपिकल टाइप 2 डायबिटीज़ की। इसके बहुत सारे वेरिएशंस देखने को मिल सकते हैं। कुछ रीजनेबली स्लिम लोगों में भी ये देखने में आती है, लेकिन उसके कारण अलग हो सकते हैं। अगर वो एक्सेसिव इंसुलिन से ड्रिवन नहीं है तो हो सकता है वो पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स के डैमेज होने से ड्राइव हो रही हो। इसी बात को समझाने के लिए मैं एक बहुत छोटा सा टेक्निकल जार्गन आपके सामने यूज़ करना चाहूँगा। इसे हम कहते हैं इंट्रामायोसेल्युलर लिपिड्स, यानी इंट्रा यानी अंदर, मायो मतलब मस्क्यूलर, सेल्युलर यानी मसल सेल्स, और लिपिड्स यानी फैट। यदि हम इस टिपिकल टाइप 2 डायबिटीज़ को हम अगर समझना चाहें तो आसानी से ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे जो प्रोडक्टिव टिश्यूज़ हैं, जहाँ से हमारा मेटाबॉलिज्म चलता है, जहाँ से एटीपी का कन्वर्जन होकर हमारे शरीर में एनर्जी आती है, जो यूजेबल एनर्जी होती है, उन सेल्स में यदि फैट्स का डिपोजिशन होने लगे तो उन सेल्स के अंदर ग्लूकोज अपटेक की क्षमता लगातार गिरती चली जाती है, और उसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस की स्टेज से आमतौर पर इंडिकेट करते हैं या समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम इस पॉइंट से आगे बढ़ें अपने डिस्कशन में तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इस सिचुएशन में जहाँ आप इंट्रा मायो सेल्युलर लिपिड्स के साथ डील कर रहे हैं, यानी अपने मसल सेल्स में जमा हुए लिपिड से अगर आपको डील करना है, तो आप कौन सी 2 या 3 अप्रोचेस का इस्तेमाल करेंगे। हम सबसे पहली अप्रोच पर आते हैं जहां आप एक मेंटेनेंस मोड में अपनी डायबिटीज़ को मैनेज करते हैं। मेंटेनेंस मोड का अर्थ होता है आप एक तरह से जी रहे हैं, आपकी लाइफस्टाइल, आपका खान पान, आमतौर पे उसमें बहुत बदलाव नहीं है, लेकिन आप अपनी बॉडी में बढ़े हुए ग्लूकोज लेवल्स को मैनेज करने के लिए ड्रग्स का इंटरवेंशन करते हैं, दवाओं का इंटरवेंशन करते हैं, या फिर इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं। इस अप्रोच में आमतौर पर आप पाएंगे कि आपके जो ग्लूकोज लेवल्स हैं वो तो नीचे ज़रूर आते हैं, लेकिन आपके लॉन्ग टर्म रेस्टोरेटिव हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे ये अपने साथ बहुत सारे दूसरे इश्यूज भी लेकर आता है यदि आप कुछ और न बदलें और सिर्फ ड्रग्स का इंटरवेंशन या इंसुलिन का इंटरवेंशन करें। यानी अपने साथ बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी ये अप्रोच लेकर आ सकती है। आप अपने ब्लड शुगर लेवल्स नीचे तो ला सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप इंसुलिन का कंजम्पशन या ड्रग्स के कंजम्पशन से इसको करते हैं तो आपकी बॉडी अल्टीमेटली उस एक्सेसिव ग्लूकोज का करती क्या है। ऑल दीज ड्रग्स एंड इंसुलिन विल हेल्प यू टू फाइनली डंप दैट फ्लोटिंग शुगर, यानी आपके शरीर में घूमता हुआ वो हाई ग्लूकोज लेवल, उसको कन्वर्ट करके अगर आपके सेल्स उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते तो उससे वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में फैट बनाकर डंप करेंगे। यानी इसका अर्थ हुआ कि आप अपना वेट लगातार इंक्रीज कर सकते हैं और
साथ में बहुत सारे ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स भी आपको ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आ सकते हैं। इस अप्रोच से भी आप उस विशस साइकिल को तो ब्रेक कर सकते हैं जहां पर आपकी बॉडी में एक्सेसिव ग्लूकोज फ्लोट होता है, जिसकी वजह से बहुत सारा इंसुलिन बनता है। बहुत सारा इंसुलिन बनता है तो वो लगातार फैट में कन्वर्जन करता है वगैरह वगैरह। आप विशस साइकिल को एक जगह से रोकने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर ये अप्रोच लंबे समय तक चलती है तो अगर ये एक्सेसिव इंसुलिन की डिजीज है तो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये इंसुलिन आपकी मदद कैसे कर सकता है? If the genesis of the disease is excessive deposition of fat in your muscle cells. इसलिए इस अप्रोच के कुछ लिमिटेशन हैं, यानी सिर्फ ड्रग्स के साथ आपको ये ट्रीटमेंट करना या मेंटेनेंस मोड में रहना लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद नहीं होगा। अब हम चलते हैं अप्रोच नंबर 2 की तरफ, जहां पर आप आमतौर पर काफ़ी चेंजेस करते हैं अपनी लाइफस्टाइल में, और उस लाइफस्टाइल के चेंज के साथ यू स्टार्ट गिविंग दी सपोर्ट टू योर बॉडी विद द ड्रग्स। यानी आप कुछ दवाओं का इस्तेमाल टेम्परेरी बेसिस पे या बहुत कम मात्रा में आप कुछ ड्रग्स का इंटरवेंशन करते हैं ताकि आप अपने शरीर को कुछ हद तक सपोर्ट दे सकें उस स्थिति से बाहर आने में। जब तक आपकी लाइफस्टाइल की कंडीशंस पूरी तरह से किकिंग नहीं होती और उनके इफेक्ट्स आपको नज़र नहीं आते, तब तक आपको ये ड्रग्स बहुत हद तक मदद करते हैं। इस अप्रोच का सबसे अच्छा फ़ायदा होता है कि आपके लिए सिर्फ एक लाइफस्टाइल चेंज बहुत ही ओवरवेलमिंग नहीं होता है। आपके लिए अचानक एकदम इतना बड़ा बदलाव नहीं होता है कि आपको ओवरनाइट पूरी तरह से अपनी हैबिट्स बदल देनी है, और इस तरह से आप सपोर्ट करके धीरे धीरे उन हैबिट्स की तरफ अग्रसर हो सकते हैं जो आप लंबे समय तक आप यानी उनको मेंटेन कर सकें या उनको लगातार उन हैबिट्स का इन हैबिट्स को एक तरह से फॉर्मेशन कर सकें, अपने जीवन का हिस्सा बना सकें। अब हम आते हैं स्टेप नंबर 3 पर। यह स्टेप नंबर 3 है जहां हम पूरी तरह से हमारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से कोशिश करते हैं रिवर्सल की। यानी पहली अप्रोच में हमने बात की थी मेंटेनेंस की, दूसरी में हमने बात की थी ड्रग्स प्लस लाइफस्टाइल चेंज। तीसरी अप्रोच में जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं उस मोड की तरफ जाना जिसको हम कहते हैं रेमिशन या रिवर्सल। मेंटेनेंस आपका ब्लड शुगर तो ठीक कर सकता है, लेकिन उस प्रक्रिया को पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकता। दूसरी अप्रोच, यदि आप लाइफस्टाइल प्लस ड्रग्स यूज करते हैं तो आप पाएंगे कि आमतौर पर यह अप्रोच आपको लंबे समय तक सपोर्ट देती है, लेकिन इट विल टेक यू अ मच लॉन्गर टाइम टू मे बी कम आउट ऑफ इट। या हो सकता है कि आप उस अप्रोच के साथ इतने कंफर्टेबल हो जाएं कि बहुत बड़े चेंजेस आगे करके इस स्थिति को रिवर्स न कर पाएं। तब इस तीसरी स्थिति का उपयोग आप कर सकते हैं जिस दिन आप डायग्नोज होते हैं। इन 3 अप्रोचेज में से आप किसी एक अप्रोच को अगर चुनें तो सबसे पहले प्रयास कीजिए अप्रोच नंबर 3 को यूज करने का। यानी ये अप्रोच है रिवर्सल या रेमिशन की। हमने पिछले एपिसोड में बात की थी क्योर और रेमिशन में फर्क होता है। क्योर बहुत लंबे समय जब आप पूरी तरह से उससे बाहर आ जाएंगे और आप ये साबित करेंगे कि आप ड्रग्स के बिना सारी चीज़ों को नॉर्मल लेवल्स पर मेंटेन कर सकते हैं, तब आप कह सकते हैं शायद आप क्योर हो गए हैं। लेकिन अगर आप वापस उसी लाइफस्टाइल पर जाते हैं और वापस वही सब करने लगते हैं तो शायद आप उन स्थितियों को वापस से वहीं ले आएंगे जहाँ से आपने शुरुआत की थी। रेमिशन की स्टेज सबसे पहले जब आप चुनाव करते हैं तो आप उस इशू के ऊपर जाइए जहाँ पर वो स्थिति शुरू हुई थी, यानी इंट्रामायोसेलुलर लिपिड। अगर आपके मस्कुलर सेल्स में या प्रोडक्टिव सेल्स में इतना लिपिड्स का डिपोजिशन है, आप उसको निकालने का प्रयास कैसे करेंगे? इस अप्रोच की शुरुआत इस पॉइंट से होती है। यानी आप उन सारी स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करेंगे जिससे आप अपनी बॉडी में डिपॉजिटेड एक्सेसिव फैट निकाल सकें, और वो आप तभी निकाल सकेंगे जब आप एक प्रकार के स्टार्वेशन की स्थिति में जाएंगे। स्टार्वेशन का मेरा अर्थ भूखमरी नहीं है। स्टार्वेशन का मेरा मतलब है आप जितनी एक कैलोरीज का डेफिसिट बॉडी में पैदा करना, और अगर आप ये कर सकें, इट इज पॉसिबल बाय ईटिंग लेस, ईटिंग राइट, ईटिंग लोअर कार्बोहाइड्रेट्स, and maybe lot many times doing intermittent fasting or not eating at all for longer periods of time.
ये वो समय होता है जब आप लंबे समय तक कुछ नहीं खाते हैं, लो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, कैलोरीज को लगभग आधा कर देते हैं और आपका सिर्फ 2 या 3 आपके मुख्य टारगेट्स होते हैं। और ये मुख्य टारगेट्स होते हैं अपना वजन कम से कम 10 से 12% कम करना। दूसरा, आपके बढ़े हुए पेट और कमर के हिस्सों को किसी भी हालत में अंदर तक लेकर आना। आपकी बॉडी में जितना स्टोर होता है उससे आप कभी भी इस बात को लेकर आपको घबराना नहीं चाहिए कि यदि आप 6 घंटे कुछ नहीं खा रहे हैं तो आपको सडनली कुछ हो जाएगा या आपको वीकनेस आ जाएगी या आपको चक्कर आ जाएगा। आपके शरीर में इतना स्टोरेज ऑलरेडी होता है। हमारी बॉडी एक तरह से किसी भी फेमाइन के लिए हमेशा प्रिपेयर्ड होती है और फैट्स का स्टोर हमारी बॉडी में इसी कारण से हमारे ओरिजिन से होता रहा है। एंड इट इज़ नॉट जस्ट नाउ, फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर हमारे एवोल्यूशन की जर्नी फेमाइन्स का सामना करती रही है और हम आने वाले किसी भी फेमाइन के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली। जब इस तीसरी अप्रोच का आप इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहला असर उसका होता है ग्लूकोटॉक्सिसिटी के ऊपर। ग्लूकोटॉक्सिसिटी का अर्थ आपके पैनक्रियास बीटा सेल्स में या पैनक्रियास के जो पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स होते हैं उनमें इंसुलिन निकालने की क्षमता, वो इतना ज़्यादा ओवरवेल्म्ड होते हैं एक्सेस ग्लूकोज के अपने चारों तरफ कि उनकी इंसुलिन निकालने की क्षमता पर उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और वो ऑलमोस्ट कमज़ोर या शिथिल हो जाते हैं। जब आप उस ग्लूकोटॉक्सिसिटी से निजात पाना चाहते हैं तो आपको किसी न किसी किस्म के स्टार्वेशन के मोड में जाना ही होता है। उसका एक दूसरा बड़ा असर होता है, जैसे ही आप ग्लूकोटॉक्सिसिटी से बाहर आते हैं और सेंट्रल ओबेसिटी यानी आपकी विसरल ओबेसिटी कम होना शुरू होती है, आप पाएंगे कि आपका इंटरनल इन्फ्लेमेशन धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू हो जाता है और इन्फ्लेमेशन के रिडक्शन से आपके ऑर्गन्स धीरे धीरे अपना नॉर्मल लेवल ऑफ फंक्शनिंग की तरफ एक इक्विलिब्रियम हासिल करने की कोशिश करते हैं। जब भी आपके प्रोलॉन्ग्ड आवर्स जब आप ऐसे बिताते हैं जिसमें आप नहीं खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लगातार 8 घंटे ना खाएं या 10 घंटे ना खाएं तो आप एक ऐसी स्थिति पैदा करते हैं जहां पर एक्सटर्नल सप्लाई ना होने की वजह से आपकी बॉडी ग्लूकोनियोजेनेसिस का इस्तेमाल करती है, यानी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस से शुगर को बनाकर आपकी बॉडी को एनर्जाइज्ड रखना। और जब ये आपकी बॉडी में होना शुरू होता है तब वो स्टेज आती है जहां आप अपना इंटरनली डिपॉजिटेड एक्सेसिव फैट बर्न करना शुरू करते हैं, क्योंकि बॉडी फैट से शुगर बनाकर आपको एनर्जी लगातार देती है। उसके अलावा कई बार बॉडी एक्सेसिव स्टार्वेशन के पीरियड में अमाइनो एसिड्स को भी कन्वर्ट कर सकती है शुगर में, यानी आपके पास ईंधन के तौर पे या एनर्जी के फ्यूल के तौर पर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज नहीं है, उसके बाद भी आपकी बॉडी फैट्स और अमाइनो एसिड्स का उपयोग कर सकती है। इसके अलावा भी फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम आपकी बॉडी इवन फैट से कीटोन्स भी बना सकती है, जिसके ऊपर वो एक सर्वाइवल मैकेनिज्म को रन कर सकती है। हालांकि ये एक बहुत एक्सेप्टेड अप्रोच इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि बहुत लंबे समय तक ये सस्टेनेबल नहीं है। आपके काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट ऐसे सेल्स जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता वो कीटोन्स का उपयोग नहीं कर सकते, जैसे आपका लिवर, आपकी आइज़, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं जो उसके बिना फंक्शन नहीं कर सकती। इवन आपके आरबीसीज भी कीटोन्स का उपयोग नहीं कर सकते लंबे समय तक, आपको शायद वो भी टॉक्सिक होने लगते हैं। तो एक सीमा से ज़्यादा उस फेज में रहना आपके लिए शायद बहुत अच्छा नहीं होता है। इस तीसरी अप्रोच में आप आमतौर पर अपनी बॉडी को फोर्स करते हैं कि हम अगर ऊपर से यदि आपको सप्लाई एक्स्ट्रा नहीं देते हैं तो बॉडी धीरे धीरे ये सिग्नल लेने लगती है कि अब शायद ऊपर से कुछ नहीं आने वाला है, इसलिए वो ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस इस्तेमाल करने लगती है। और इस पूरी प्रक्रिया में हमारे इंसुलिन के काउंटर बैलेंसिंग हार्मोन्स बहुत काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकागॉन तभी निकलता है जब इंसुलिन हमारे शरीर में नहीं होता है और इनका एक्शन एग्जैक्टली एक दूसरे से ऑपोजिट होता है। यानी इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन है जबकि ग्लूकागॉन एक कैटाबॉलिक हार्मोन है। यानी अगर इंसुलिन और ग्लूकागॉन को आप तुलना करें तो उनमें एक चूहा बिल्ली का खेल चलता है, यानी वो चूहा अपने बिल से तभी बाहर आता है जब सामने उसको बिल्ली नजर नहीं आती। यानी जैसे ही आपके शरीर में इंसुलिन का लेवल खत्म होता है और जिस समय आप ऐसे मोड में जाते हैं जहां आपको एनर्जी की जरूरत है और ग्लूकोज के लेवल्स आपकी बॉडी में कम है,
तब ग्लूकागॉन जाकर ये मैसेजिंग आपके सेल्स में करता है कि आप एनर्जी को बना कर दीजिए, यानी वो आपकी बॉडी में जमा एनर्जी को वापस रिसर्कुलेट करके यूजफुल बनाने में हेल्प करता है। और ग्लूकोनियोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो आपकी बॉडी में से इस फैट को धीरे धीरे और काफ़ी सारी बार आपके अमाइनो एसिड्स को भी कन्वर्ट करके आपको एनर्जी दे सकती है। ये करने से आप पाएंगे धीरे धीरे, पहले जब इंसुलिन का लेवल कम होता है तब आपकी बॉडी सोडियम और वाटर का रिटेंशन कम करती है, यानी आपकी ब्लोटिंग सबसे पहले नीचे गिरती है। ब्लोटिंग कम होने के बाद आप धीरे धीरे अपना वेट लूज करना शुरू करते हैं। जब आपकी बॉडी का डिपॉजिटेड फैट यानी आपकी एडिपोसिटी धीरे धीरे कम होती है और उसके बाद आपका वेट नीचे की तरफ आता है, और जब वेट नीचे की तरफ आता है तो उसका स्वाभाविक रिपरकशन होता है कि आपका सबसे पहले विसरल फैट भी नीचे जाता है, आपका पेट अंदर की तरफ जाने लगता है और आपके ऊपर जो ग्लूकोज प्रोसेसिंग का लोड है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, जिसकी वजह से इंसुलिन के काम करने की एफिशिएंसी में बढ़ोतरी होती है। और अगर आप डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट को बहुत आसान भाषा में एक लाइन में बिना किसी ज़्यादा टेक्निकल जार्गन के यदि आप समझना चाहें तो बस एक लाइन में समझ लीजिए, आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को रीगेन करने का नाम डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट है। और अगर आप इसको किसी भी तरह से कर पाएं, जितना आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे आपको उसे मैनेज करने में उतनी आसानी होगी। आज के एपिसोड में ये सिर्फ एक कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन है जिसके बारे में हमने 3 अप्रोचेस की बात की। पहली अप्रोच मेंटेनेंस अप्रोच, सब कुछ वही है जो पहले था, जिस स्थिति में आप डायग्नोज हुए थे, सिर्फ दवा या इंसुलिन का इंट्रोडक्शन होता है। दूसरा केस जिसमें हमने बात की अभी कि आप कुछ ड्रग्स से बॉडी को सपोर्ट देते हैं, साइमल्टेनियसली कुछ चेंजेस अपनी लाइफस्टाइल में करते हैं, उससे बहुत मैसिव इम्पैक्ट तो नहीं आता, लेकिन आप एक लंबे समय तक एक कंफर्टेबल स्थिति में रहते हैं और धीरे धीरे उससे एडॉप्ट करके आप शायद एक प्लेटो की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। लेकिन तीसरी तरफ यानी थर्ड अप्रोच में यदि हम जाएं तो वो है रिमिशन की अप्रोच, जहां पर एक बहुत ज़्यादा लंबा समय शायद आपको ना लगे, यदि आप बहुत डिसिप्लिन्ड हैं और अगर आप ये कर सकते हैं तो कुछ ही महीनों में आप शायद इस स्थिति में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पैदा कर सकते हैं। यानी आप उस स्थिति में जा सकते हैं जहां आपकी शुगर्स बहुत हद तक चिंता वाली स्थिति से बहुत नीचे आ जाएं और आपकी ड्रग्स की नीड बहुत कम हो जाए। हो सकता है शायद आप पूरे कुछ महीनों तक बंद ना करें, लेकिन आपकी नीड बहुत कम हो जाएगी, यानी द क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स दैट यू माइट नीड वो बहुत नीचे आ सकता है। साथ ही साथ उसके जो पॉजिटिव रिपरकशंस हैं हमारे बॉडी में, हीलिंग बहुत फास्ट होती है। यानी जब आप ग्लूकोटॉक्सिसिटी को कम करते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल के जनरेशन को कम करते हैं, आप अपने सेलुलर डैमेज को बहुत हद तक कंट्रोल करते हैं, तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी, उसका रिपेयर मैकेनिज्म एक बेहतर तरीके से काम करता है और तब आप रिमिशन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ महीनों में बहुत डिसिप्लिन लोग हैं, ये एक बहुत इंडिविजुअल रिजल्ट्स लोगों में आते हैं, डिपेंड करता है कि आपका डैमेज किस हद तक है या आप कितनी लेट डायग्नोज हुए हैं। आम तौर पे जो अर्ली डायग्नोसिस वाले डायबिटिक्स होते हैं उनके केस में तो ये शायद कुछ हफ्तों में भी संभव हो जाता है। यानी हो सकता है शायद आप एक आध सपोर्ट मेडिसिन आपको लेते रहना पड़े कुछ महीने, लेकिन उनके ब्लड शुगर की रीडिंग्स आमतौर पे कुछ हफ्तों में एकदम नीचे आती हैं, कोलेस्ट्रॉल सुधर जाता है, ट्राइग्लिसराइड्स कुछ हफ्तों में ठीक हो जाते हैं। इस अप्रोच के लिए बहुत सारे डिसिप्लिन की आवश्यकता ज़रूर होती है और आपका डिटर्मिनेशन और आपकी जानकारी इसमें बहुत काम में आती है। यानी आप जितना अपने इनटेक के बारे में जानें, कैलोरीज के बारे में समझें, ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड्स के बारे में समझें, जिसके बारे में हम आने वाले एपिसोड में काफ़ी बात करेंगे अभी, तो आपके लिए करना बहुत आसान है। इससे आपका डिपेंडेंस ऑन हॉस्पिटल्स, रिपीटेड चेकअप्स, पैथोलॉजीज, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सो मेनी ड्रग्स, इसमें कम से कम कुछ इम्प्रूवमेंट ज़रूर आता है। अगर आप ये कहें कि शायद किसी को आधे ही ड्रग्स लेना पड़े या एक आध मेंटेनेंस ड्रग से आपका काम चल जाए, ऐसा हो सकता है। इस चैनल को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए अपने कमेंट बॉक्स में अपनी सक्सेस स्टोरीज या
अपने कमेंट्स भी अगर आप पोस्ट करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी. थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम.